वेलकम टू मलुका आईएएस। हम लोग प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज को रन कर रहे हैं, है ना, जिसमें हम लोग अभी तक इकोनॉमी के 3 पार्ट लगभग देख चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने इंपॉर्टेंट इकोनॉमी के बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझा, है ना। प्लानिंग से रिलेटेड क्या चीजें हैं, किस तरह के सवाल यूपीएससी पूछ रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर क्या चीजें हैं, है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर क्या चीजें हैं, मानव विकास के संकेतक क्या हैं, इन सब चीजों को लेकर हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा। देखो भाई, कल हम लोगों ने जो इससे पहले वाली जो वीडियो आई है उसमें हम लोगों ने इन्फ्लेशन को लेकर चीजें देखी थी, है ना। इन्फ्लेशन को लेकर बेसिक चीजें देखी थी कि किस तरह से इन्फ्लेशन जो है, किन किन कारणों की वजह से इन्फ्लेशन इंक्रीज होती है ना। मांग जनित क्या कारक हैं, है ना, और उसके अलावा आपूर्ति जनक जो भी चीजें हैं, अगर आप देखोगे कि जो आपका लागत जनित मुद्रास्फीति क्या होती है, मांग जनित कौन कौन से कारक हैं, संरचनागत कौन से कारक हैं, इस तरह की चीजों को देखते हुए और मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति को लेकर कौन कौन से कारक इन्फ्लेशन को बढ़ाने में योगदान देते हैं, इन सब चीजों को हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा था। जीडीपी डिफ्लेटर को लेकर चीजें देखी थी, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, ये सब चीजें हम लोग कल देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे भाई, देखो इन्फ्लेशन का ही एक विपरीत कॉन्सेप्ट है डिफ्लेशन। ठीक है, इसको इंग्लिश में भाई तीनों वर्ड्स को इंग्लिश में ध्यान में रखना है। अभी तीसरा एक वर्ड और आएगा डिसइन्फ्लेशन को लेकर, पहले दोनों को समझो। इन्फ्लेशन का मतलब यह है कि महंगाई का बढ़ जाना, है ना। महंगाई इंक्रीज होती है तो हम क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति बढ़ रही है। और इसी का विपरीत टर्म है डिफ्लेशन, मतलब महंगाई का कम हो जाना। कीमतों में अगर कमी हो रही है इसका मतलब डिफ्लेशन हो रहा है ना। तो आप कभी भी देखिएगा इकोनॉमी के लिए दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है ना। 0% मतलब इन्फ्लेशन रहे, ये भी अच्छी बात नहीं है। अगर आप लोग देखेंगे, अभी हम लोग देखने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को लेकर, तो टारगेट दिया गया है कि 2 से 6% के बीच में आपको महंगाई को रखना है। मतलब महंगाई एक स्तर से नीचे भी नहीं आनी चाहिए, 2% से नीचे भी, और एक स्तर से ज्यादा भी नहीं जानी चाहिए, मतलब 6% से ज्यादा भी नहीं जानी चाहिए, है ना। इकोनॉमी में अगर आपको इकोनॉमी कहीं ना कहीं पर अच्छे से रखनी है तो थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन का स्तर होना ही चाहिए। तो डिफ्लेशन आप लोग समझ गए। इसी का एक कॉन्सेप्ट और है डिसइन्फ्लेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको भी समझ लो। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा, महंगाई बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन हो रही है, महंगाई कम होगी तो डिफ्लेशन हो रहा है। और महंगाई किस दर से कम हो रही है, किस दर से कम हो रही है, उसको बोलेंगे डिसइन्फ्लेशन। मैं फिर से कह रहा हूं, यहां पर रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पर दर की बात हो रही है। यहां पर महंगाई का, मान लीजिए महंगाई पिछले साल 5% से जो है आपकी चल रही थी, है ना, महंगाई दर चल रही थी। अगर आप लोग इसकी रेट देखेंगे कि इसकी रेट में क्या परिवर्तन हुआ है, कि महंगाई ज्यादा तो है बट 4% से इस बार है, तो इसका मतलब डिसइन्फ्लेशन हुआ है। ठीक है, तो 3 कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। इसी से जुड़े हुए 1-2 टर्म्स और हैं भाई, वो भी आप लोग अच्छे से देख लो। देखो, एक है आपका, एक आप समझिए यहां पर क्रीपिंग इन्फ्लेशन, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, अब इसको देख लो, इसको हिंदी में बोलते हैं रेंगती हुई मुद्रास्फीति, है ना। आप लोग शब्द से ही समझ गए होंगे कि रेंगती हुई मुद्रास्फीति का मतलब होता है जब इन्फ्लेशन अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे बढ़े। ठीक है, धीरे धीरे अगर मुद्रास्फीति बढ़ती है या महंगाई इंक्रीज होती है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन हो रहा है ना। और अगर इसका विपरीत एक टर्म देखेंगे आप लोग, हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन का क्या मतलब है कि महंगाई का स्तर एकदम लगभग 25 से 50 गुना बढ़ जाना, है ना। जैसे वेनेजुएला में आज से कुछ समय पहले यह स्थिति देखी गई थी, बहुत ज्यादा महंगी हो जाना। और एक चीज आप देखिए, इन्फ्लेशन का नुकसान क्या होता है भाई, है ना। इन्फ्लेशन का नुकसान क्या होता है, क्यों एक मुद्रास्फीति अच्छी नहीं होती है, क्योंकि इससे मनी सप्लाई जो है, करेंसी की जो वैल्यू है, करेंसी की जो वैल्यू है, मुद्रा की वैल्यू, वो कम हो जाती है। ठीक है, कैसे, एग्जाम्पल के तौर पर देखो, बहुत सिंपल एग्जाम्पल लो। अगर मान लीजिए, अगर आज 10 रुपए किलो आलू मिल रहे हैं, ठीक है, 10 रुपए का प्रति केजी आलू मिल रहा है, ठीक है, 10 रुपए का मिल रहा है 1 केजी आलू, तो कल को अगर महंगाई बढ़ती है, मतलब 15 रुपए का 1 केजी मिल रहा है। ठीक है, 15 रुपए का 1 केजी मिल रहा है, मतलब पहले 10 रुपए में 1 किलो आलू खरीद सकते थे, अब 15 रुपए में। क्वांटिटी तो सेम है, 1 किलो और 1 किलो, बट कहीं ना कहीं पर करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो चुकी है। ठीक है, करेंसी की वैल्यू गिर चुकी है, इसी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो अच्छी चीज नहीं होती है ना। कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए हो। ठीक है, कहीं ना कहीं पर इसको लेकर अगर आप देखोगे, कुछ टर्म्स हैं, जैसे मान लीजिए डेटर्स जो होते हैं, है ना, जो क्रेडिटर्स होते हैं, उनको तो लगता है कि भाई इन्फ्लेशन उनके लिए अच्छी नहीं है ना। जनरली अगर आप लोग देखोगे, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें इन्फ्लेशन से जुड़ी हुई अवधारणाएं सामने आती है। अब आप एक चीज देखिए भाई,
ठीक है, हम लोगों ने हाइपर इन्फ्लेशन पढ़ लिया। अब दो टर्म्स और हैं, स्काईफ्लेशन, स्क्यूफ्लेशन। ठीक है, स्क्यूफ्लेशन क्या होता है भाई? स्क्यूफ्लेशन जो एक वर्ड आता है इंग्लिश में ही, इसको समझो, ये क्या, इसको क्या बोलते हैं? ये भी इन्फ्लेशन से जुड़ा हुई चीज है ना? कैसे? जब किसी एक वस्तु की कीमत अत्यधिक बढ़ जाए, ठीक है, जैसे प्याज, कई बार हम लोग देखते हैं ना कि बहुत नॉर्मल प्राइस से मिलता रहता है, बट कई बार प्याज एकदम से बहुत महंगा हो जाता है। तो जब किसी वस्तु की एकदम से कीमतों में बढ़ोतरी हो जाए, उसको बोलते हैं स्क्यूफ्लेशन। ठीक है, उसको बोलते हैं स्क्यूफ्लेशन। याद रखना भाई इस टर्म को, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी टर्म्स बताई हैं, क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होती है, हाइपर इन्फ्लेशन क्या होती है, या फिर स्क्यूफ्लेशन क्या होती है, और महंगाई का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, मनी की जो वैल्यू है करेंसी की वो कम हो जाती है। अब एक टर्म और आप लोग यहां पर देख लीजिए जिसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। ठीक है, स्टैगफ्लेशन क्या है? ये भी आप लोगों ने सुना होगा, है ना? स्टैगफ्लेशन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको भी देख लो भाई, स्टैगफ्लेशन। ठीक है, इसमें भाई तीन चीजें होती हैं। एक तो जो आपकी आर्थिक वृद्धि है वो स्लो होती है, ठीक है, आर्थिक वृद्धि है वो डाउन चल रही होती है। दूसरा, इसमें मुद्रास्फीति ज्यादा होती है, ठीक है, महंगाई ज्यादा होती है। तीनों टर्म्स देख लो। और तीसरा, इसमें अगर आप लोग देखोगे तो बेरोजगारी का स्तर भी ज्यादा होता है। ठीक है, तो प्लस प्लस करके देख लेना, ये तीन टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैगफ्लेशन के तौर पर। स्टैगफ्लेशन के मतलब क्या होता है कि इकोनॉमिक वृद्धि दर भी जो है वो कम होती चली जा रही है ना, कीमतें जो हैं वो भी बढ़ती चली जा रही हैं। और तीसरा आप कॉन्सेप्ट देखोगे कि बेरोजगारी का स्तर भी इसमें बढ़ रहा होता है। समझ गए आप लोग कॉन्सेप्ट? मतलब ये है, भारत में जब कोविड-19 की स्थिति बनी थी, इवन उससे पहले भारत में अनुमान लगाए जा रहे थे कि स्टैगफ्लेशन की स्थिति बन रही है। वृद्धि दर डाउन जा रही थी ना उस समय, कोविड-19 आने से पहले क्या हो रहा था? ग्रोथ भी कम थी, अनएम्प्लॉयमेंट तो ज्यादा थी और मुद्रास्फीति का स्तर भी बढ़ रहा था। तो ये तीन चार टर्म्स जो हैं मुझे लगता है इन्फ्लेशन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक चीज और समझ लो भाई इससे जुड़ी हुई जल्दी से। ठीक है, अब देखो भाई, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है, भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने का प्रमुख कार्य किसका है? आरबीआई का है ना? आरबीआई पहले विकास गतिविधियों को भी कहीं ना कहीं पर ध्यान में रखते हुए मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता था, बट अब कहीं ना कहीं पर जब से मौद्रिक नीति समिति बनाई गई है, उस आरबीआई का प्रमुख कार्य जो है, सरकार ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना रख दिया है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन को 2 से 6% के बीच में रखना है, ये आरबीआई का टारगेट है ना? आरबीआई का टारगेट है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में अगर आप लोग देखोगे तो 6 सदस्य होते हैं, जिसमें 3 जो हैं वो सरकार द्वारा सिलेक्ट होते हैं। और आप अगर देखोगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है कोई संवैधानिक निकाय नहीं है, आरबीआई एक्ट के तहत बनाई गई एक विधिक इकाई है, एक विधिक बॉडी है। तो याद रखना, एक स्टैच्यूटरी बॉडी है और इसमें वीटो का राइट होता है किसके पास? गवर्नर के पास, है ना? गवर्नर के पास अगर आप लोग देखोगे तो आपको इसमें वीटो का राइट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में सरकार ने कोशिश किया है कि कार्यपालिका भी थोड़ा बहुत रोल अदा करे और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का प्रयास किया जाए। कई बार ये फेल हुई है ये कमेटी, हालांकि सरकार को कारण बताना जरूरी होता है जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाती है। अब देखो भाई, इन्फ्लेशन को लेकर ज्यादातर चीजें हम लोगों ने देख ली हैं। अब एक मनी सप्लाई वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा देख लो यहां पर, क्योंकि यूपीएससी में प्रीलिम्स में बार बार इसको लेकर सवाल पूछा गया है ना? बार बार इसको लेकर, क्योंकि इन्फ्लेशन से जुड़ जाता है ये टारगेट कॉन्सेप्ट। कैसे? देखो भाई, एक सिंपल सा फंडा दिमाग में रख लो, एक सिंपल सा फंडा माइंड में एकदम क्लियर रखो। अगर तो बाजार में पैसा आ रहा है, ठीक है, बाजार में अगर पैसा बढ़ रहा है तो इसका मतलब महंगाई बढ़ेगी। इसका विपरीत इसी चीज को दूसरे शब्दों में समझो, अगर सरकार चाहती है कि इन्फ्लेशन बढ़े, अगर सरकार महंगाई को बढ़ाना चाहती है, तो सरकार जो है आरबीआई के माध्यम से मनी सप्लाई को इंक्रीज करेगी। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, देखो, अगर तो बाजार में पैसा आ रहा है, अगर उसका एक इफेक्ट देख ले, पूछ ले यूपीएससी, तो मतलब महंगाई बढ़ेगी। पैसा ज्यादा आ गया लोगों के पास, लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे, और ज्यादा खरीदारी करेंगे तो मांग ज्यादा होगी, और जब मांग ज्यादा होती है ना तो वस्तु की कीमत भी बढ़ जाती है ना? तो अगर आप देखोगे, अगर पैसा मनी सप्लाई मार्केट में आ रही है तो महंगाई बढ़ जाएगी, एक तो ये इफेक्ट है। बट अगर सरकार खुद चाहती है, सरकार जब खुद चाहती है कि थोड़ी सी इन्फ्लेशन बढ़े, बहुत ज्यादा कीमतों की वैल्यू कम हो गई है, तब भी सरकार क्या करेगी? मनी सप्लाई इंक्रीज कर देगी, है ना? और इसके टूल्स क्या है मनी सप्लाई के? सीआरआर वगैरह जैसे, है ना, रेपो रेट वगैरह जो है, इसके माध्यम से इन्फ्लेशन इंक्रीज कर सकती है सरकार, मनी सप्लाई इंक्रीज कर देती है।
है ना। रेपो रेट की अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं पर मनी सप्लाई को कंट्रोल करना चाह रही है सरकार, पैसा रोक रही है। और अगर रेपो रेट थोड़ा सा लिबरल कर देगा, इसका मतलब ज्यादा लोन बैंक दे पाएंगे और मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो मैं फिर से कह रहा हूं, अगर महंगाई को नियंत्रण करना है तो सरकार मनी सप्लाई को कम कर देगी। अगर महंगाई को अच्छे से सरकार चाहती है कि ये बढ़ जाए थोड़ी मुद्रास्फीति, तो मनी सप्लाई जो है इंक्रीज हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को लेकर यूपीएससी ने हर बार प्रीलिम्स में 2 से 3 सवाल पूछे हैं। हर बार आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे, 2021, 22, 19, हर साल में आपको इसका सवाल दिखेगा। तो मनी सप्लाई के कॉन्सेप्ट को भी हम लोगों ने इन्फ्लेशन से जोड़कर अच्छे से देख लिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।